हेलो बच्चों, जय हिंद। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं होंगे। ये शुरू करते हैं आज का क्लास। हो चुका आगाज रट का युग विगलने की तैयारी। अब की बात पेपर की खोपड़ी में सीधे सीधे छेद करनी है। उठाइए कलम को और दौड़ाइए मेरे साथ। मैं आपको पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। और PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लेकर आया हूं आपके सामने। PYQ में लेकर आया हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लेकर आया हूं। कम से कम 30 क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन है। इस वीडियो के बाद आपको कोई इस चैप्टर से एक नंबर भी इधर से उधर आपका नहीं कर सकता है, ये मेरा दावा है। आइए उठाइए कलम तो और दौड़ाइए मेरे साथ। आप वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। आइए अगला है चार्ज। ठीक है, चार्ज के बारे में देख लेते हैं। चार्ज किसे कहते हैं? तो किसी पदार्थ का वह गुण जो किसी अन्य पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, उस गुण का नाम होता है चार्ज, आवेश नाम होता है। यह क्यों उत्पन्न होता है? तो जब किसी पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता हो जाए, तो उस पदार्थ में उत्पन्न हो जाता है आवेश। आवेश आप कलम तो उठाइए, अपने बालों में रगड़िए, बालों में रगड़कर कागज के छोटे छोटे टुकड़े पास ले जाइए, चिपकना शुरू कर देंगे। ये इसके अंदर गुण कैसे उत्पन्न हुआ? जब इसको आपने अपने बालों में रगड़ा, जब रगड़ा आपने, तो इसके अंदर आवेश की कमी या अधिकता हो गई, जिसके कारण इसमें उत्पन्न हो गया आवेश। ठीक है, इस आवेश कहते हैं टाइप ऑफ चार्ज। आवेश दो तरह के होते हैं। बेसिकली आवेश को हम लोग Q से दर्शाते हैं। स्मॉल लिखिए या कैपिटल लिखिए, ठीक है, Q से दर्शाते हैं। टाइप ऑफ चार्ज, आवेश दो तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज। ठीक है, दो तरह का होता है। पॉजिटिव कब होता है, निगेटिव कब होता है, ध्यान से देखना है। यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए, तो वहां पे आता है पॉजिटिव चार्ज। क्या? इलेक्ट्रॉनों की कमी। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो आता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और यदि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए, इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाए, तो वहां पर आता है निगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाए, अधिकता हो जाए, तो वहां पे आती है निगेटिव चार्ज। बात समझ में आ गई है? तो चार्ज दो तरह का होता है, ध्यान से देखना है। जब एक प्लस रहेगा, ठीक है, आवेश, और एक माइनस चार्ज रहेगा, दोनों ही अलग अलग डिफर रहेंगे, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। पॉजिटिव निगेटिव पास आएंगे, आकर चिपक जाएंगे। ठीक है, और इसको कहते थे आकर्षण। क्या कहते हैं? आकर्षण कहते हैं। लेकिन यदि एक जैसे हो, दोनों के दोनों पॉजिटिव, या दोनों के दोनों ही निगेटिव हो, अगर इस कंडीशन में हो तो हमेशा एक दूसरे से दूर भागेंगे। दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो एक दूसरे से दूर भागे, रिपेल करेंगे। ठीक है, एक दूसरे से दूर भागें। इसको कहते हैं हम लोग है प्रतिकर्षण। इसे कहते हैं प्रतिकर्षण। ठीक है, तो ध्यान से देखना आपको है। अगर दोनों एक जैसे हैं तो आपस में प्रतिकर्षण करेंगे, दूर भागेंगे। लेकिन दोनों अलग अलग हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, एक दूसरे से चिपक जाएंगे। ठीक है, आगे आवेश का मात्रक। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है भाई? तो यूनिट ऑफ चार्ज होता है क्या? यूनिट ऑफ चार्ज को हम बोलते हैं कूलाम। क्या बोलते हैं? कूलाम बोलते हैं। ठीक है, और इसका एक और भी मात्रक होता है। ठीक है, एक और मात्रक को आगे हम बता रहे हैं अभी। ठीक है, अब इस कूलाम को बेसिकली हम लोग C से दर्शाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अभी इसका एक और मात्रक। ठीक है, मैं विद्युत पढ़ाता हूं, तो अगला देख लेते हैं। पहले अगला है विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? तो एकांक समय में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। सिंपल, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश का बहने, ठीक है, आवेश को ट्रांसफर होने में 1 सेकेंड अगर समय लगता है, उसे कहते हैं विद्युत धारा। एकांक समय में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और यहां से I बराबर होता है Q/T।
Q/T। लेकिन याद क्या करना आपको देखना है, परिभाषा यहां से मैं बोल रहा हूं, एकांक समय में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। एकांक समय में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या सिंपल आप बोल सकते हैं ये भी कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इस फॉर्मूले को ऐसे याद रखना है, कैसे, Q यहां से इंप्लाइड एट Q बराबर क्या हो जाएगा, IT। Q बराबर IT, ठीक है, Q बराबर IT, Q बराबर IT, Q बराबर IT। क्यों आई थी, क्यों आई थी भाई, क्यों आई थी, क्यों आई थी, क्यों आई थी, क्यों आई थी, बस इतना याद रखना है, क्यों आई थी, क्यों आई थी, इस पे सवाल कौन लगाना है, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है यहां से, Q बराबर प्लस माइनस NE, ठीक है, Q बराबर NE, Q बराबर NE, क्यों NE, क्यों NE, क्यों NE, क्यों NE, क्यों आई थी, 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 है ना। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, Q का मात्रक कूलम, Q का मात्रक यहां से कूलम, ठीक है, कूलम हो जाएगा, और समय का मात्रक सेकेंड, ठीक है, समय का मात्रक सेकेंड, तो कूलम, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं कूलम, कूलम प्रति सेकेंड, कूलम प्रति सेकेंड, ठीक है, कूलम प्रति सेकेंड, और इसी कूलम प्रति सेकंड को बोलते हैं, ठीक है, कूलम प्रति सेकंड को बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है या कूलम प्रति सेकेंड होता है, क्या होता है, कूलम प्रति सेकेंड होता है। ये बटे का मतलब प्रति बोलते हैं, तो कूलम प्रति सेकेंड या एम्पियर होता है, किसका मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है, ठीक है। अब यहां से एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन, कौन क्या है, ध्यान से देख लेना है। Q क्या है, आवेश, आवेश, ठीक है, आवेश। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, याद रखना है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है, ठीक। यहां से Q क्या है, आवेश है, ठीक है, I क्या है, विद्युत धारा है, T क्या है, समय है, सेकेंड है। याद रखना है, समय को हमेशा सेकेंड में मेजर करना है, सेकेंड में मेजर करना है समय को हमेशा सेकेंड में, घंटा में आए तो सेकेंड में बदल दीजिए, मिनट में आए सेकेंड में बदल दीजिए, समय दिन में अभी आए तो सेकेंड में बदलिए, वर्ष में आए तो सेकेंड में बदल दीजिए, जो भी समय में आए वो सेकेंड में चाहिए हमको, ठीक। यहां से आपके पास अगर दोनों को आप मिला लेते हैं, दोनों को आप मिला लेते हैं तो क्या दोनों ही Q की वैल्यू है, तो दोनों को आप अगर मिलाएंगे तो यहां से देखिएगा था, यहां से, ठीक है, NE बराबर में ये IT, यानी बराबर में IT। यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है, यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछेगा, देखने को क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। NE बराबर IT, ठीक है, NE बराबर IT, 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 ठीक है, इसको भी देखना आपको है। आगे हम बात करते हैं सीधा सीधा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है कितना, इलेक्ट्रॉन का आवेश का होता है आपके पास 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 19 कूलम, याद रखना इसको है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। आइए अब सवाल लेते हैं सीधा। क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक क्या है। विद्युत धारा का मात्रक क्या, अभी अभी बताया हमने, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ठीक है। ये सवाल 2021 और 18 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन अगला है, किसी चालक तार में 5 सेकंड में 2 एम्पियर, ए का मतलब एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, आवेश की गणना कीजिए। क्यों आई थी, Q बराबर IT, क्यों आई थी, क्यों आई थी, इसलिए आई थी। कितना, I का मतलब 2, I का मतलब 2 और T का मतलब 5, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 कूलम, 5 दूना 10 कूलम, ठीक है। कितना आंसर हो गया, 5 दूना 10 कूलम, राइट। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक तार में 5 कूलम का आवेश 1 मिनट, समय मिनट में है, सेकंड में चाहिए हमें, 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 मिनट तक प्रवाहित होता है। विद्युत धारा की गणना कीजिए,
धारा आई का मान निकालना है तो Q बराबर आई टी। क्यों आई टी, क्यों आई थी? Q का मतलब कुलाम, कितना कुलाम? 5 कुलाम। आई निकालना आपको है और समय का मान, समय कितना दिया है? 1 मिनट। 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60। तो आप रखेंगे 60 डिवाइड, तो 5/60 से डिवाइड कर लेंगे आप, बराबर आई। ठीक है, 5 से भाग कर देंगे तो आई बराबर निकल कर आएगा कितना? 5 सेकंड है 5, 12 25 60, इतना एम्पियर। ठीक है, यह आएगा 1/12 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी चालक तार में 5 सेकंड में 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। क्यों आई थी? क्यों आई थी? क्यों आई थी? तो Q का मान कितना हो गया? आई का मतलब 3 एम्पियर और T 5 सेकेंड, तो ये हो जाएगा Q का मतलब Q बराबर हो जाएगा 15 कुलाम। 15 कुलाम। अब पता है आपको Q बराबर एनी, Q बराबर एनी, Q एनी, Q एनी, Q बराबर एनी। ठीक, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए, यानी n का मान हमें चाहिए। तो n का मान चाहिए तो E से डिवाइड कर देंगे, तो Q अपान E बराबर में n। ठीक है, आइए वैल्यू रखते हैं। n बराबर Q का मान कितना आ गया? 15 कुलाम। और E का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, E बराबर होता है कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 कुलाम। ये होता है इसका मान। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। तो ये रख देंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कुलाम। तो n बराबर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, आप दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 150, नीचे हो जाएगा 16। और ये पावर नीचे है, ऊपर जाएगा, नीचे माइनस से ऊपर जाएगा प्लस 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 प्लस। ठीक है, आप कैंसिल कर लीजिए, आप भाग कर लीजिए 16 से 150 में, 150 में भाग कर लीजिए 16 से, और इतना इलेक्ट्रॉन आपके पास हो जाएगा। ठीक है, 150 में क्या कर दिए? 16 से डिवाइड कर लीजिए, आंसर हो गया। राइट्स, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं? तो एकांक कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उन बिंदुओं का विद्युत विभवांतर कहलाता है। भाई एक बिंदु हमारे पास यहां पे है A और एक बिंदु हमारे पास है B। मान लीजिए A पर हमारे पास है निगेटिव चार्ज और B के पास है पॉजिटिव चार्ज। सुनिएगा ध्यान से। अब मैं क्या करता हूं, एक पॉजिटिव चार्ज लेकर आता हूं, एक प्लस Q आवेश में लेकर आया, और जैसे ही मैं यहां पे रखूंगा तो ये इसको आकर्षित कर लेगा, एक दूसरे से चिपक जाएंगे चिपक जाएंगे चिपक जाएंगे चिपक जाएंगे। लेकिन जैसे मैं उठाकर इसको यहां पर लेकर गया, ठीक है, जैसे मैं यहां पर लेकर जाऊंगा तो इसको धक्का मारकर बाहर कर देगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो मैं करूंगा क्या, मैं जितना ये धक्का मारा है, जितना ये धक्का मारा है उससे अधिक कार्य करके ले जाऊंगा, बहुत ज्यादा कार्य करूंगा। जितना ये कार्य किया उससे ज्यादा मैं कार्य करके ले जाऊंगा, इस आवेश को यहां पर रखूंगा। तो कार्य करने, ठीक है, कार्य करने के लिए हमारी ऊर्जा चाहिए, सही है। खा पी कर आया, मैं बरियार हो गया और इसको उठाया और लेकर गया इसके पास, जितना ये फेंक रहा था उससे ज्यादा मैं कार्य करके ले गया। तो इसको ले जाने में जितना कार्य करना पड़ा, मान लीजिए W कार्य करना पड़ा यहां तक ले जाने में, यानी Q आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ा? W कार्य करना पड़ा। तो एकांक कूलाम आवेश को, Q कूलाम आवेश को ले जाने में W कार्य करना पड़ता है, तो एक कूलाम आवेश को ले जाने में W/Q कार्य करना पड़ेगा, W/Q कार्य करना पड़ेगा। और इसी को कहते हैं विद्युत विभवांतर, इसी को कहते हैं विद्युत विभवांतर। ठीक है, कि एकांक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, इन बिंदुओं का विद्युत विभवांतर कहलाता है। इसे कहते हैं विद्युत विभवांतर। ठीक है, और विभवांतर को हम लोग V से दर्शाते हैं। ये हो जाएगा W/Q, ये विद्युत विभवांतर डेल्टा V, ये इसका फॉर्मूला क्या? V, डेल्टा V, डेल्टा में इसलिए लगा क्योंकि दो बिंदुओं के बीच का ही विभवांतर होता है। सिंबल डेल्टा V आप लिखिए, या आप इससे भी लिख सकते हैं V बराबर W/Q, W/Q। ठीक है, एकांक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उन बिंदुओं का विद्युत विभवांतर कहलाता है।
ठीक है। अब यहां से फॉर्मूला को ऐसे ध्यान से रखिएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, भी क्यू। W बराबर भी क्यू, W बराबर भी क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है मैं समझता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक सेल है, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक सेल है, हमारे पास एक सेल है यहां पे, और इस सेल के दो सिरे हमारे पास हैं। हमारे पास एक सेल है, ठीक है, ये हमारे पास एक क्या है, सेल है, और इस सेल का एक सिरा पॉजिटिव है और एक सिरा निगेटिव है, ठीक है। सेल के दो सिरे हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ठीक है। और इस सेल का मान लीजिए विद्युत विभवांतर है 1.2 वोल्ट। विद्युत विभवांतर को हम लोग V से दर्शाते हैं, V से डिनोट करते हैं, ठीक है, वोल्ट। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है ना, इसको V से दर्शाते हम लोग हैं। यहां से भी इसका मात्रक हो जाएगा W/Q, W का मात्रक जूल और Q का मतलब कुलाम, जूल प्रति कुलाम या वोल्ट, ठीक है, वोल्ट, या मैं लिख दे रहा हूं जूल प्रति कुलाम, जूल प्रति कुलाम, जूल प्रति कुलाम। अब ये, ठीक है, ये इसका क्या है, विभव है, दोनों पॉइंटों का विभव है, ठीक है। अब होता है बेसिकली क्या, अगर मैं किसी वायर से मैं इसको जोड़ दूं, किसी वायर से मैं जोड़ दूं, अगर मैं किसी वायर से जोड़ता इसको उठाकर, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास सेल है, ये हमारे पास सेल हो गया, ठीक है, ये हमारे पास सेल हो गया एक, मान लीजिए इसको मैं जोड़ दूं यहां से, इस स्रोत से मैं जोड़ दूं तो ये पॉजिटिव है, यहां से पॉजिटिव, और ये निगेटिव है, तो यहां से निगेटिव, तो यहां से क्या निकल कर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, क्या निकल कर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहां से विद्युत धारा बहती है, यहां से आई, यहां से करंट जाएगी, यहां से करंट जाएगी, और यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा इस दिशा में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस दिशा में आगे बढ़ेगा, और विद्युत धारा इस दिशा में आगे बढ़ेगी, करंट, ठीक है, करंट आगे इस दिशा में बढ़ेगी, विपरीत चलती है। तो विद्युत धारा और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, विद्युत धारा इधर से, इलेक्ट्रॉन इधर से, ठीक है, याद रखना है, विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत चलते हैं, ठीक। आगे हम बात करेंगे, सवाल है, करा विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 5 कूलम आवेश को ले जाने में 20 जूल कार्य करना पड़ता है। विद्युत विभवांतर की गणना कीजिए। वो सिंपल सवाल है, विद्युत विभवांतर की गणना कीजिए, ठीक है। आपको बस दे रखा है कूलम, कितना, Q की वैल्यू दे रखा है, Q बराबर दे रखा है 5 कूलम, 5 कूलम दे रखा है, और कार्य कितना दिया है, W की वैल्यू दिया है 20 जूल कार्य हो रहा है, 20 जूल कार्य हो रहा है। तो कह रहा विद्युत विभवांतर की गणना कीजिए, V बराबर होता है W/Q, W/Q। तो V बराबर हो जाएगा, W की वैल्यू कितनी है, 20 जूल, और बट्टे में 5 कूलम, तो ये हो जाएगा V बराबर कितना, 5 चौका 20, ठीक है, 4 वोल्ट हो जाएगा, 4 वोल्ट, ठीक है। दिस इज योर आंसर। आइए अगला सवाल लेते हैं। अगला है प्रतिरोध, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। प्रतिरोध का काम क्या होता है, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना, धारा को रोकना, धारा को अवरोध उत्पन्न करना। समझाता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। आप 4 पहिया लेकर जा रहे हैं, 2 पहिया लेकर जा रहे हैं, 2 पहिया लेकर जा रहे हैं खूब तेजी से, या साइकिल लेकर जा रहे हैं, रास्ते में बड़ा सा ब्रेकर मिल गया, रास्ते में बड़ा सा ब्रेकर, अब ब्रेकर आया तो क्या करेंगे, 4 पहिया 2 पहिया या साइकिल को धीरा करेंगे, धीरा करेंगे, धीरा करेंगे। धारा का काम वही होता है, ठीक है। जैसे धारा खूब तेजी से चल रही है, रास्ते में प्रतिरोध आ गया, प्रतिरोध का आ गया तो क्या होगा, अब धारा स्लो हो जाएगा, वहां से धारा को रोकने का काम करता है। तो धारा के मार्ग में अवरुद्ध उत्पन्न करने का नाम होता है प्रतिरोध, धारा के मार्ग में रोकने वाला जो होता है उसका नाम होता है प्रतिरोध। बात समझ में आ गई है। तो प्रतिरोध, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम को ऐसे हम लोग सिंबल से दर्शाते हैं, ठीक है। अभी मैं बात करता हूं ओम्स लॉ, ठीक है, ध्यान से रखिएगा। किसी चालक तार पर निर्भरता, चालक तार पर इसकी निर्भरता क्या है, ये जो प्रतिरोध है किसी चालक तार पर कैसे निर्भर करता है। तो नंबर 1, जो चालक तार का प्रतिरोध है, प्रतिरोध को हम लोग
और रेजिस्टेंस आर से दर्शाते हैं, ठीक है बेसिकली। तो जो चालक तार का प्रतिरोध, ठीक है, वह उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। यदि, ठीक है, चालक तार की लंबाई, चालक कोई है, लंबाई, जितनी लंबाई बड़ी होगी प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा, यानी चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ये चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, लंबाई छोटी प्रतिरोध कम, लंबाई बड़ी प्रतिरोध बड़ा, लंबाई छोटी प्रतिरोध कम, लंबाई बड़ी प्रतिरोध बड़ा, या लंबाई छोटी प्रतिरोध कम, लंबाई बड़ी प्रतिरोध बड़ा, लंबाई और बड़ी प्रतिरोध और बड़ा। यानी बेसिकली लंबाई पर ये सीधे सीधे डिपेंड है, लंबाई पर सीधे सीधे डिपेंड है, यानी प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। नंबर 2, आर जो होता है वह इसकी मोटाई यानी क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, एरिया की व्युत्क्रमानुपाती। यानी एरिया अगर मोटी तो प्रतिरोध कम, एरिया पतली तो प्रतिरोध ज्यादा, यानी अगर एरिया कम है तो प्रतिरोध ज्यादा है, अगर एरिया ज्यादा है तो प्रतिरोध कम होगा। यानी प्रतिरोध जो होता है वह क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। और आपसे पूछ ले सवाल में कि भाई चालक तार है, उसका एरिया है, आप जानते हैं एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन आपसे पूछ ले उसकी त्रिज्या के कैसे होता है डिपेंड, उसके त्रिज्या पर कैसे डिपेंड करता है प्रतिरोध। तो आपको पता है ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तब क्या होगा, तब आर 1/पाई स्क्वायर, ठीक है। यानी डिपेंड करेगा, अभी भी त्रिज्या पे ये डिपेंड करेगा, त्रिज्या मोटी यानी त्रिज्या अगर मोटी यानी त्रिज्या बड़ी है प्रतिरोध कम हो जाएगा, त्रिज्या कम है तो प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा है, ठीक है, पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर। चौथा है आपके पास तार के ताप पर, तार के ताप पर कैसे डिपेंड करता है। तो तार के ताप पर सीधा सीधा डिपेंड करता है, अगर तार ताप ज्यादा प्रतिरोध ज्यादा, ताप कम प्रतिरोध कम, यानी अनुक्रमानुपाती होता है ताप के, ठीक है। बहुत सिंपल कहानी हो गई है। अब इनमें संबंध क्या होता है थोड़ा देर बात कर लेते हैं। अगर आर अनुक्रमानुपाती एल है, आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a है, तो इन दोनों को अगर मिलाते हैं तो यहां से बनेगा आर एल बाई ए, तो यहां से बनेगा आर बराबर का चिन्ह, तो एक नियतांक जोड़ेंगे, इसको कहते हैं रो एल बाई ए। ये क्या है, तो ये भाई साहब है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक है। अब अगर कोई चालक तार है उसका विशिष्ट प्रतिरोध बदलता है कि नहीं बदलता है, तो कभी नहीं बदलेगा। लंबाई खींचकर और बड़ा कर दीजिए चाहे मोटा कर दीजिए, लंबाई खींचकर बड़ा कर दीजिए चाहे एरिया उसको और मोटा कर दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा विशिष्ट प्रतिरोध पर। याद रखना आपको है, लंबाई छोटा हो या बड़ा हो, एरिया छोटा हो या बड़ा हो, 2 गुना हो एरिया 4 गुना हो, लंबाई 10 गुनी हो या 20 गुनी हो, विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलने वाला है, ठीक है। जब तक कि तार न बदला जाए, किसी जिस पदार्थ का वह तार है उसी पदार्थ का हो तो नहीं बदलेगा इसकी विशिष्ट प्रतिरोध। मतलब हम कह रहे हैं कि भाई ये मान लीजिए लोहे का तार है ना, लोहे का तार लेंगे, लोहे का तार मत लीजिए, लोहे का नहीं, ठीक है, कॉपर का तार ले लीजिए, ठीक है, कॉपर का तार है, लंबाई छोटी है, लंबाई छोटी है, लंबाई छोटी है, विशिष्ट प्रतिरोध उतना ही रहेगा। लंबाई को बड़ी कर दिया जाए, विशिष्ट प्रतिरोध वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलता है लंबाई बड़ी या छोटी करने पर। आगे बात कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी तार की लंबाई L, लंबाई कितनी है L, मोटाई A तथा प्रतिरोध 8 ओम है। यदि तार की लंबाई आधी, तार की लंबाई आधी छोटी हो जाएगी और मोटाई 2 गुनी, जाहिर सी बात है तार छोटा होगा तो मोटा हो जाएगा, 2 गुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध की गणना कीजिए, तो प्रतिरोध तब कितना हो जाएगा, बदलेगा, बदलेगा भाई। आइए हल करते हैं। हमें पता है, हमें पता है, क्या पता है,
तो आर बराबर रो एल बाई ए पता है, ये पता है। ठीक, अब दो कंडीशन यहां पर दिया है, एक और मैं लिखता हूं सिंपल सिंपल, आर बराबर रो एल बाई ए। ठीक है, पहले कितना था, एल लंबाई था, एरिया ए था, प्रतिरोध 8 ओम, तो ये हो जाएगा 8 बराबर रो एल बाई ए। ठीक है, यहां से रो की वैल्यू निकालिए, यहां से रो की वैल्यू निकाल लेता हूं। ठीक है, तो यहां से रो बराबर हो जाएगा रो ए मल्टीप्लाई एल से डिवाइड 8 ए बाई एल। अब मैं यहां चलता हूं, यहां की वैल्यू रखता हूं, यहां कह रहा है लंबाई आधी हो जाए, लंबाई कितनी हो जाए, आधी, तो ये हो जाएगा आर रो, आधा मतलब एल बाई 2, आधा हो गया। एरिया, लंबाई तो आधी हो गई, देखिए एल था तो एल बाई 2 हो गया, आधा हो गया। एरिया दो गुनी हो जाए, दो गुनी तो ए है, तो ये हो जाएगा 2a। तब कितना हो जाएगा, आर बराबर रो, यहां से एल बाई ये दो नीचे आएगा तो 2 दूना 4a बनेगा, 4a। अब रो का मान यहां पे पता है 8a अपान एल है, उठा के यहां पर रख दीजिए। तब आर बराबर कितना हो जाएगा, यहां से रो की वैल्यू यहां से 8a बाई एल, 8a बाई एल गुणे में ये एल 4a। अब अपने अपने गांव चले गए, कौन कौन, एल एल अपने अपने गांव गए, ए अपने अपने गांव चले गए, तो ये देखिए 4, ये है देखिए 8, तो 4 दूना 8, तो आर बराबर कितना निकल कर आया, 2 ओम। 2 ओम कितना भाई, 2 ओम, कितना 2 ओम। आइए अगला सवाल देखते हैं। एक तरफ अवयव लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ इसके प्रतीक लिखे जाएंगे। ठीक है, अवयव सेल है, तो सेल को कैसे हम लोग दर्शाते हैं, सेल को बेसिकली हम लोग दर्शाते हैं ऐसे। ठीक है, सेल को माइनस और ये प्लस, ये तो कहलाता है सेल। बैटरी, भाई सेलों को मिलाकर मैं बैटरी बनाता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक सेल है, ठीक है, ये दूसरा सेल हो गया इसी में, ये तीसरा सेल हो गया हमारे पास इसी में, ये चौथा सेल हो गया हमारे पास इसी में। ठीक है, तो ये सेलों को मिलाकर क्या बनाते हैं, बैटरी बनाते हैं, सेलों का संयोजन यानी बैटरी। प्लग यानी स्विच कैसा होता है, तो स्विच को ऐसे बना लीजिए आप, इसको बोलेंगे खुला, क्या बोलेंगे, खुला यानी खुली। ठीक है, अगर ऐसे हो तो इसको बोलेंगे आप बंद, क्या बोलेंगे, बंद। ठीक है, यह है बंद सेल। ठीक है, और ये खुला सेल। ठीक, यह खुली, ये स्विच क्या है, खुला, ये स्विच बंद है। अगला है प्रतिरोध। प्रतिरोध को बेसिकली हम लोग कैसे दर्शाते हैं, ऐसे। ठीक है, यह है प्रतिरोध, यह है प्रतिरोध। विद्युत बल्ब, बल्ब को कैसे दर्शाते हैं, बल्ब को सिंपल हम ऐसे दर्शा देते हैं। ठीक है, ऐसे सिंपल दर्शा देते हैं हम लोग। ठीक है, बल्ब को ऐसे दर्शा लेते हैं सिंपल, ऐसे तरीका से दर्शाते हैं बल्ब को। ठीक है, धारा नियंत्रक क्या होता है, धारा नियंत्रक को, धारा नियंत्रक का मतलब क्या समझते हैं आप, है वह जो पंखे को कम और ज्यादा करने के लिए रेगुलेट करते हैं, रेगुलेटर, उसी को कहते हैं धारा नियंत्रक। यहां से इसको ऐसे दर्शाते हैं, ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, रेगुलेटर को। अमीटर, अमीटर को बेसिकली हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, अमीटर ए होता है, ये पॉजिटिव निगेटिव अमीटर। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर को हम लोग भी, ठीक है, यह वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर को कैसे दर्शाते हैं, ये ऐसे दर्शाते हैं। अमीटर से धारा मापते हैं, वोल्ट मीटर से विभव मापते हैं। अमीटर से धारा मापते हैं, विभव से, ठीक है, वोल्ट मीटर से विभव मापते हैं, विभव या विभवांतर। ठीक है, विभव और या विभवांतर, विभव विभवांतर दोनों अलग अलग है। ठीक है, अनंत से एक कूलम आवेश को लाकर विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, विभव कहलाएगा, और विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे एक कूलम आवेश, तो विभवांतर कहलाएगा। ठीक, और अच्छा कूलम कैसी राशि है, जो कूलम है ना, आवेश का मात्रक कूलम, आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि है, इस बात को ध्यान से रखना है। ठीक, अच्छा विद्युत धारा कैसी राशि है, यह भी अदिश राशि है। आगे बात करते हैं, प्रतीक चिन्ह होगा। अगला है ओम्स का नियम, ओम्स लॉ। ठीक है, ओम का नियम, ओम्स लॉ। तो कोई चालक तार है हमारे पास,
यदि चालक तार की भौतिक अवस्थाएं नियत रहे, भौतिक अवस्था मतलब ताप दाब सब नियत रहे, क्या नियत रहे? भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था नियत रहे। यदि भौतिक अवस्था इसका क्या रहे? नियत रहे, उस कंडीशन में इस चालक तार में बहने वाली धारा जो होगी आई, इस चालक तार के सिरों के पर उत्पन्न विभवांतर जो भी होगा, इस चालक तार में बहने वाली धारा आई और चालक तार के सिरों का विभवांतर भी होगा, ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है। चालक तार में बहने वाली धारा और ये इन चालक तार के सिरों का विभवांतर भी, ठीक है, भी के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था नियत रहे तो चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा इन चालक तार के सिरों का विभवांतर भी के अनुक्रमानुपाती होता है, भी अनुक्रमानुपाती आई होता है, ठीक है। यदि चालक तार की भौतिक अवस्था नियत रहे, ताप दाब वगैरह सब नियत रहे, तो चालक तार में बहने वाली धारा उनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यहां से भी बराबर एक नियतांक जोड़ेंगे आर आई, यहां से आई डिवाइड में लाएंगे तो भी अपान आई बराबर में आर। आर क्या है भाई? तो नियतांक है। आर क्या है? नियतांक है। जैसे जैसे भी का मान बढ़ेगा वैसे वैसे आई का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे भी का मान बढ़ेगा वैसे वैसे आई का मान बढ़ेगा, ठीक है। यहां पर ये है आपके पास आई, जैसे जैसे आई का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे भी का मान बढ़ेगा यहाँ पे, ठीक है। एक का मान बढ़ाएंगे तो दूसरे का मान उसी अनुपात में बढ़ेगा, ठीक है। अगर ये अब 2 एम्पियर बढ़ा रहे हैं तो ये भी 2 वोल्ट बढ़ेगा, ये 3 एम्पियर बढ़ा रहे हैं तो 3 वोल्ट बढ़ेगा, 4 एम्पियर बढ़ा रहे हैं तो 4 वोल्ट बढ़ेगा। मतलब इसके बीच जो ग्राफ जाएगा वह सीधा जाएगा, जो आर कहलाएगा भी अपान आई, भी अपान आई, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हैं कि किसी चालक तार के भौतिक अवस्थाएं अगर नियत हो तो उस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और इसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे ओम का नियम कहते हैं, ठीक है। किसी चालक तार में बहने वाली धारा आई और उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी के अनुक्रमानुपाती होता है यहां से, और यहां से किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं नियत रहे तो उसके चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी बहने वाली धारा आई का अनुपात रेशियो एक नियतांक कहलाता है जिसे ओम का नियम कहते हैं। बात समझ में आ गई? ओम का नियम, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। 2 तरह के होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन, नंबर 2 पैरेलल क्रम संयोजन, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, ठीक है। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम 2 तरह के संयोजन होते हैं। नंबर पहला श्रेणी क्रम, जब प्रतिरोध इस तरह से जुड़े हों, ये मान लीजिए हमारे पास R1 है, ये हमारे पास मान लीजिए R2 है और ये मान लीजिए हमारे पास R3 है। इसका एक सिरा है, इसका एक दूसरा सिरा है, इसका ये पहला है, इसका दूसरा, इसका ये पहला है, ये दूसरा है। जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को जोड़ दें, इन दोनों को मैं जोड़ दूं, इसका दूसरा सिरा और इसका पहला सिरा, और इस तरह से ये जुड़ते चले जाए। जब ये क्रम में चलते जाए तो इसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। इसका एक सिरे को उठाकर मैं इस बैटरी के प्लस ध्रुव से जोड़ दूं और दूसरे सिरे को उठाकर मैं बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ दूं, और यहाँ पे मैं एक कुंजी लगा देता हूँ। जैसे स्विच ऑन करता हूँ वैसे ही धारा इसमें से निकलती है, करंट निकलती है, और जैसे ही धारा जाएगी तो जो धारा इसमें चलेगी R1 में, वही धारा R2 में, वही धारा R3 में, ये पूरा घूमेगी। यानी यहाँ पे धारा समान रहती है, धारा जो होती है वह समान होती है, ठीक। इनके सिरों का विभव अलग अलग होगा। इनके सिरों का विभव मान लीजिए अलग है, इसके सिरों का विभव अलग होता है, इसके सिरों का विभव अलग, अलग अलग प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर अलग अलग होगा, जबकि धारा सब में समान रहेगी। यहां पे देखते हैं, यहां पे कुल प्रतिरोध अगर हम निकालते हैं, ठीक है, तो R बराबर निकल कर आता है, R इक्विवेलेंट बराबर निकल कर आता है R1 प्लस का R2 प्लस का R3 प्लस का डॉट डॉट डॉट, ठीक है।
जितना भी हो आर्यन तक, ठीक है। तो ये तो हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा समांतर क्रम संयोजन, ये तीन प्रतिरोध हमारे पास है, R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तीनों का किसी एक सिरे का, तीनों का ये पहला सिरा किसी एक बिंदु से और इनका दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से मैं जोड़ दूं अगर, और इसमें अगर मैं, ठीक है, एक सेल या बैटरी लगा दूं और बीच में एक ठो कुंजी में लगा रखा हूं, इसका एक सिरा पॉजिटिव एक सिरा निगेटिव, एक सिरा धन ध्रुव से दूसरा सिरा ऋण ध्रुव से जोड़ दूं, तो यहां से जैसे ही स्विच ऑन करेंगे धारा चलेगी, धारा चलेगी। जैसे ही धारा चलेगी यहां पर, तो यहां से धारा बटेगी, धारा बटेगी, धारा बटेगी, और इसमें धारा अलग, इसमें धारा अलग, इसमें धारा अलग चलेगी, वापस इसमें धारा चलती जाएगी, वापस यहाँ पे आएगी, ये भी धारा चलेगी इसमें तो आएगी यहीं पे, ये भी इसमें धारा चलेगी तो ये भी घूम कर यहीं पर आएगी। तीनों धारा यहाँ पे मिलेंगी तो वापस ये धारा मिल जाएगी। यानी यहाँ पे धारा अलग अलग हो जाएगी तीनों में धाराएं अलग अलग जाएंगी। जबकि तीनों प्रतिरोधों का एक सिरा और एक सिरा, इन दोनों सिरों का जो विभवांतर होगा भी वह सेम होगा। तो यहाँ पे क्या समान होता है? विभव। यहाँ पे जो विभव होगा वह समान होता है, विभव समान होता है। धारा अलग अलग होती है, धारा जो होती है वह अलग अलग, धारा अलग अलग, धारा अलग अलग होगी, विभव समान होगा। यहाँ पे धारा समान होगी, विभव अलग अलग होगा, ठीक है। यहाँ जो विभव होगा वह क्या होगा? अलग अलग होगा, विभव अलग अलग होगा। यहाँ पे विभव V1, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3 अलग अलग है, जबकि इनके विभव, इनके दोनों पॉइंटों का विभव समान है। याद रखना है दोनों पॉइंट। धारा समान श्रेणी क्रम में, जबकि समांतर क्रम में विभव समान। याद रहेगा। कुल प्रतिरोध R 1/R इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/R1 प्लस का 1/R2 प्लस का 1/R3 प्लस का डॉट 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 1/RN तक, ठीक है। ये रहा आपके पास पैरेलल क्रम और ये रहा आपके पास श्रेणी क्रम। अब हम सवालों को लेते हैं। आइए अगला सवाल लेते हैं। आइए क्वेश्चन है, निम्न का तुल्य प्रतिरोध निकालना आपको है। यह प्रतिरोध आपको दिया है 10 ओम का, 5 ओम का, 5 ओम का, ठीक है। यहां देखिए, ये आपके पास धारा यहां से चली, तो धारा यहां से चली तो यहां पे धारा दो हिस्सों में बटी, यहां पे और यहां पे। सबसे पहले इनको हल कर लीजिए आप। ये आपके पास है कितने ओम का? 10 ओम का प्रतिरोध है, ठीक। यहाँ पे 5 ओम और 5 ओम, ये किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में इनको जोड़ेंगे तो इनको 5 और 5, इनको दोनों को जोड़ लेंगे आप, यानी 1/R बराबर 1/5 प्लस का 1/5, ये मिल जाएगा 5, एक और एक 2, ठीक है। तो R बराबर हो जाएगा कितना? 5/2। भाग कर देंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी 2.5 ओम। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 2.5 ओम। इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों टच हो जाएगा, यानी दोनों संयोजन हो जाएगा, दोनों संयोजन हो जाएगा, दोनों तुल्य प्रतिरोध यानी संयोजन प्रतिरोध संयोजन हो जाएगा, एक में मिल जाएगा। एक में मिलेगा तो ऐसा बनेगा, कितना बन जाएगा? 2.5। इन दोनों को आपने जोड़ा तो मिला दिया तो ये बना 2.5। अब ये समांतर क्रम में थे, अभी अब किसी में हो गए? ये श्रेणी क्रम में हो गए। 10 और 2.5, ये तुल्य प्रतिरोध निकलेगा कितना? R बराबर निकल कर आएगा, R इक्विवेलेंट निकल कर आएगा आपके पास 10 ओम प्लस का 2.5 ओम, ये मिलेगा 10 2 12.5 ओम, राइट। अगला बात करते हैं। ये 4 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है। यहां से धारा चली तो यहां से 2 हिस्सों में बटी, एक इधर और एक इधर। जो इसमें धारा चल रही है, इन दोनों में धारा एक ही चल रही है, तो ये दोनों किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो 4 और 2 6 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 6, ठीक है। और ये इधर जो धारा चलेगी वह 2, और इसमें धारा चलेगी वही, जो धारा इसमें चलेगी वही धारा इसमें चलेगी। तो 2 और 4 6, उधर भी 6 इधर भी 6। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वह ऐसे बनेगा, ठीक है। यह कितना हुआ? 4 और 2 6 ओम, और ये 4 2 6 ओम, ऐसे बनेगा। यानी आप लिखेंगे R मान लीजिए 1 है बराबर 4 प्लस का 2 बराबर 6 ओम, और यहाँ से R 2 बराबर 4 प्लस का 2 बराबर में 6 ओम,
अब ये 6 ओम हो गया तो आर इक्विवेलेंट लिखेंगे आप, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन अभी कॉम्बिनेशन में हो गया, कॉम्बिनेशन करना था तो ये कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, ये मिला, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये मिला। अब ये किस क्रम में हो गया, समांतर में, तो बट्टे में जोड़ लेंगे, ठीक है। 1/6 प्लस का 1/6 यानी ये मिल जाएगा 6, 1 + 1 2, तो ये पलट कर आ जाएगा 1/r बराबर, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आपके पास 6/2, यानी ये आ जाएगा आर इक्विवेलेंट बराबर 3 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 3 ओम आएगा, ठीक है। इनको आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, एक तरीका होता है, ठीक है। आर इक्विवेलेंट बराबर दोनों प्रतिरोधों का गुणनफल और दोनों का योग, तो 6 6 12, ठीक है। 6 के 36, सॉरी बहुत गलती, 6 के 36 और 6 6 12, 12 यही 36, यानी आ गया 3 ओम। ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं। कह रहा है ये 4 ओम का 4 ओम का, ये इधर से भी 4 ओम का 4 ओम का, और बीच का एक 8 ओम का। तो पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 4 ओम और 4 ओम कितना हो गया, 8 ओम हो जाएगा। R1 4 प्लस का 4 बराबर 8 ओम। इनको जोड़ लीजिए, 4 और 4 R2 हो जाएगा आपके पास, 4 ओम प्लस का 4 ओम बराबर 8 ओम। अब इन 3 को हटाकर इनको कॉम्बिनेशन करके जो बनाएंगे वैसे बनेगा, ये 8 ओम हो गया। इनको कॉम्बिनेशन तो यह है आपके पास ऑलरेडी, ये 8 ओम है आपके पास, ठीक है। और इनको आप कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये भी 8 ओम हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। और इन तीनों को पास आप मिला सकते हैं, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, ठीक है। तो सिंपल कहानी है, ये ए हो जाएगा आपके पास और ये बी, ये भी 8 ओम है। अब ये किस क्रम है, समांतर क्रम में हो जाएंगे, तो 1/r बराबर इक्विवेलेंट बराबर आप कर सकते हैं 1/8 प्लस का 1/8 प्लस का 1/8, ये हो जाएगा 8 और 1 1 2 1 3, तो आर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा कितना, 8/3, ठीक है। इतना ओम प्रतिरोध होगा, तुल्य प्रतिरोध। आइए अगला बात कर लेते हैं, अगला सवाल है, देखिए ये आप प्रतिरोध 10 ओम का है, उधर जाएंगे, यहाँ से जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 2 इधर जाएंगे, अब इधर जाएंगे, यानी धारा यहाँ पे बढ़ रही है, तो धारा बढ़ रही है तो ये दोनों किस क्रम में हो गए, पैरेलल। तो इनको पहले जोड़ लीजिए पैरेलल को, ठीक है। वापस धारा ये घूम कर आएगी तो यहाँ पे मिलेगी, और ये जाएगी तो आगे मिलेगी, दोनों धारा यहाँ पे मिल जाएगी, तो इनको पैरेलल है तो इनको जोड़ लेंगे, कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इनका कॉम्बिनेशन हो जाएगा 5 और 5, ठीक है। यानी R बराबर हो जाएगा 1/5 प्लस का 1/5, ये हो जाएगा आपके पास एलसीएम 5, 1 और 1 2, ठीक है। तो ये पलट दीजिए तो R बराबर हो जाएगा 5/2, यानी ये हो जाएगा आपके पास 2.5 ओम, ठीक है। अब ये जब जुड़ेगा तो ऐसे हो जाएगा, दोनों मिक्स हो जाएगा, तो ऐसे बनेगा, ये हो जाएगा आपके पास 10 ओम था और ये मिक्स हो गया, और ये पहले 10 ओम का था, ये 10 ओम का था पहले से, ये 10 ओम का था पहले से, और इन दोनों को जब मिलाया है आप तो ये बन जाएगा कितना, 2.5 ओम का। फाइनल कितना हो गया भाई, ये ए है ये बी है, फाइनल कितना हो गया आपके पास 10 10 20 और 2 22, यानी आर बराबर हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 10 ओम प्लस का 2.5 ओम, और ये हो जाएगा आपके पास 20 2 22.5 ओम। तो आर इक्विवेलेंट आ गया आपके पास कितना, 22.5 ओम, ठीक है। आइए आगे देखते हैं अब इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, ठीक है, विद्युत ऊर्जा, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास ये कोई चालक है, कोई चालक तार है, और इस चालक तार में ठीक है आवेश प्रवाहित हो रहा है, क्यों आवेश प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। तो अगर कोई आवेश प्रवाहित होता है तो एनर्जी खर्च होती है, वह एनर्जी ऊर्जा खर्च होती है, कितना होती है, W बराबर होता है V इंटू क्यू, ठीक है। W बराबर होता है V इंटू क्यू, ठीक है। और Q बराबर आपको पता है क्यों आई थी, ठीक है, IT। तो W बराबर यहां से निकल जाएगा V, और Q के जगह पे आप IT, ये फॉर्मूला निकल जाएगा। अब ओम के नियम से जानते हैं V बराबर होता है IR, V बराबर IR, तो या तो एक फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये है, ठीक है। V बराबर IR, तो V के जगह पे IR लिखेंगे तो W बराबर निकल कर आएगा कितना, यहाँ पे IR, तो I और R और इंटू में IT, तो ये हो जाएगा W बराबर कितना, I मिलके I2 RT, ठीक है, I2 RT, ये तीसरा फॉर्मूला निकल जाएगा।
इस तरह से ये डब्ल्यू का फॉर्मूला निकल कर आता है। ठीक है, 3 ठो। इन तीनों फॉर्मूले पे हम सवाल देखेंगे। ठीक, आगे देखते हैं सवाल। क्वेश्चन है, कह रहा है यदि 140 वोल्ट विभवांतर वाले उपकरण, कोई उपकरण है जिसका विभवांतर 140 वोल्ट है, 12 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो उपकरण में व्यय ऊर्जा बताइए। व्यय ऊर्जा डब्ल्यू का मान पूछा है। ठीक है, वोल्ट भी का मान दिया है कितना, 140 वोल्ट। ये कितना कूलम है आवेश, यानी क्यू का मान दिया है 12 कूलम आवेश, 12 कूलम आवेश है। तो डब्ल्यू बराबर होता है V इंटू ट्यू, V इंटू क्यू। सही है, V का मान 140 वोल्ट और Q का मान 12 वोल्ट। तो ये 12 और 140 में गुणा कर लीजिए। 0 12 चौका 48, 8 12 कने 12 4 16, 1680 जूल, 1680 जूल। आइए अगला सवाल देखते हैं। विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने के दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी विद्युत शक्ति P बराबर होता है आपके पास W बाई टी। ठीक है, किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की जो दर होती है, विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, यह क्या है, विद्युत शक्ति है, विद्युत शक्ति। और ये क्या है, व्यय ऊर्जा है, विद्युत व्यय ऊर्जा, विद्युत व्यय ऊर्जा है आपके पास। और ये क्या है, समय है। ठीक है, समय है, समय के रिस्पेक्ट में। तो P बराबर होता है W बाई टी, P बराबर W बाई टी, ये एक फॉर्मूला है। दूसरा देखिए, अभी हमने W बराबर पढ़ा था, हमने W बराबर पढ़ा था क्या, V इंटू क्यू। तो यहाँ पे P बराबर हो जाएगा W की जगह पे V क्यू, तो V क्यू अपान में T। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा इसका। अभी हमने पढ़ा था Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी, क्यों आई थी यहाँ पे, तो W बराबर यहाँ पे V और Q की जगह पे आई टी। ठीक है, आई टी, तो यहाँ पे रखते जब P बराबर यहाँ पर रखिए W की वैल्यू V आई टी, तो ये कट जाएगा T से T, तो P बराबर क्या निकल कर आएगा, तो P बराबर निकल कर आएगा P बराबर V आई। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है, एकदम याद होना चाहिए, दिमाग में फिट। P बराबर V आई, P बराबर V आई, V आई V आई V आई, P बराबर V आई। ठीक है, एक और फॉर्मूला हम निकाले थे, याद है इसको, W बराबर या V बराबर आई आर से, V बराबर देखिए V बराबर क्या था, आई आर था, तो V की जगह पे आई आर, V की जगह पे क्या आई आर यहाँ पे, तो आई आर गुणे में आई टी, तो W बराबर यहाँ से निकाले थे आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो यहाँ पे रखिए, तो अगला फॉर्मूला निकलेगा P बराबर क्या, W बाई टी, तो W की वैल्यू ये आई स्क्वायर आर टी बटे में टी से टी गाँव गए, तो P बराबर निकल कर आएगा आई स्क्वायर आर। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है और सिंपल तरीका है, नो टेंशन। ठीक है, ये फॉर्मूला है। आइए कुछ सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कह रहा है 100 ओम प्रतिरोध के एक विद्युत हीटर को 220 वोल्ट के स्रोत पर लगाया गया है। 220 हीटर की सामर्थ्य बताइए, सामर्थ्य मतलब शक्ति, पावर बताइए। तो यहां पे दिया है आर की वैल्यू, पहले आर की वैल्यू 100 ओम दे रखा है उसने है, और 220 वोल्ट यानी V की वैल्यू दिया है 220 वोल्ट पर लगाया उसने है। अब सामर्थ्य या शक्ति पूछा है, तो हमें पता है P बराबर V आई होता है, P बराबर V आई। V का मान दिया है, I का मान नहीं दिया है, तो यहाँ से R दिया है, तो यहाँ से निकाल लीजिए, V बराबर आई आर होता है। ओम के नियम से V बराबर आई आर, तो I बराबर डिवाइड I बराबर होता है यहाँ से V अपान R। यहाँ से R निकल जाएगा, V का मान कितना है 220 वोल्ट, 220 और R का मान 100। ठीक है, देखिए R का मान 100 और V का मान 220, तो यहाँ से R का मान 0 से 0 खत्म, ये हो जाएगा 22 बट्टे में 10, रखते हैं वैल्यू। P बराबर आपके पास V का मान कितना, V का मान है 220 वोल्ट, 220 गुणे में I का मान V अपान R, और इसका मान कितना आ गया 22 बट्टे 10, 22 बट्टे में 10, 0 से 0 निपटा दीजिए। P बराबर कितना निकल कर आया 22 गुणे 22 484,
और पी है, पी क्या है, शक्ति, पावर, ठीक है। इसका मतलब होता है ये वाट, शक्ति को किसमें मापते हैं, वाट में, ठीक है भाई। पी बराबर क्या होता है, पी बराबर डब्ल्यू बाई टी, जूल प्रति कूलम, जूल, जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड या वाट कहते हैं, ठीक है। मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट होते हैं, मात्रक जरूर लिखना है, बोलना नहीं है। अगला सवाल, अगला सवाल है, कर 100 वाट 200 वोल्ट के एक विद्युत में को 200 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है, ठीक है, विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है। बल्ब का प्रतिरोध धारा त्याग करना है, प्रतिरोध आर का मान निकालना है, आई का मान निकालना है, निकालते हैं। यहां से हमें पता है क्या क्या दिया भाई, पी दिया है, पी का मान कितना 100 वाट, 100 वाट ये दिया है, और क्या दिया है, भी का मान कितना दिया है 200 वोल्ट, 200 वोल्ट, ठीक। और निकालना है आर और आई, तो P बराबर होता है कितना, वी आई, भी इंटू में आई, तो आई का मान निकालना है तो डिवाइड कर लीजिए, P अपान भी, आई बराबर निकल जाएगा, डिवाइड, P का मान कितना है, P का मान 100, P का मान 200, डिवाइड, ठीक है, 0 से 0 खत्म, 2 से भाग कर दीजिए, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर की धारा चलेगी। अब चूंकि भाई पता है V बराबर आई आर होता है, V बराबर आई आर होता है, आर का मान निकालना है, आर का मान निकालना है, तो यहां से देखिएगा, यहां से P बराबर क्या होता है, भी आई, भी इंटू में आई, और यहां से V बराबर आई आर होता है, तो इसको यहां पर रख दीजिए, तो P बराबर आपके पास निकल जाएगा भी आई आर इंटू में आई, ठीक है, आई मिल गया स्क्वायर, तो P बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर आर, आर का मान निकालना आई से डिवाइड, तो P बराबर डिवाइड कर लीजिए आई स्क्वायर से, बराबर में आर, तो P का मान कितना है 100 वाट, आई का मान कितना है 0.5, 0.5 का स्क्वायर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 0.5 का 25, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ेगा, 2 स्थान हटाएंगे तो 2 0 बढ़ेगा, बट्टे में 25, 25 चौका 100, तो आर का मान आ गया कितना, 25 चौका 100, 400 ओम, कितना 400 ओम। आइए आगे बात करते हैं। अगला है 1 किलोवाट घंटा किसे कहते हैं भाई, एक किलो, किलो का मतलब 1000, किलो का मतलब 1000, 3 ठो गुलू गुलू, 3 ठो गुलू गुलू, वाट, वाट गुणे में वाट, और घंटा को, समय को सेकंड में बदलेंगे आप, तो सेकंड के लिए क्या करेंगे 60 मिनट गुणे में 60 सेकंड। आइए कितना हो गया, 6 के 36, 36, 3 0 और 2 0, 5 0, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सेकंड में बदला हुआ है, ये घंटा में था, गुणा में सेकंड, गुणा मिनट, गुणा सेकंड, ये हो जाएगा वाट सेकंड, वाट सेकंड, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, एक स्थान के बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 के पावर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, वाट सेकेंड, वाट सेकेंड, ठीक है, बात समझ में आ गई है, इतना निकल कर आएगा, सही है। आगे हम बात कर लेते हैं, अगला है, ठीक है, यूनिट निकालने के लिए, घर के बिजली का बिल निकालने के लिए फॉर्मूला, ठीक है, क्या किलोवाट घंटा यानी यूनिटों की संख्या कैसे निकालते हैं, कितना यूनिट चला, तो वोल्ट गुणे में एम्पियर गुणे में घंटा बट्टे में 1000, ये फॉर्मूला होता है, इसको याद करना है आपको है, या आप लिख सकते हैं वोल्ट एम्पियर को वाट गुणे में घंटा, वाट गुणे में घंटा बट्टे में 1000, इसको आप छोटे में याद रखिए, क्या यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या, कितना यूनिट आया है, आप इस फॉर्मूले से घर का बिजली का बिल निकाल सकते हैं। अब जितना रुपया खर्चा लगता है उतने से मल्टीप्लाई करेंगे, एक यूनिट का दाम अगर 5 रुपया है तो 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है, इतने में 5 से मल्टीप्लाई, बिजली का बिल निकालने के लिए सिंपल तरीका, ठीक है, ये आपके पास, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम बिजली का बिल निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं सवालों को। अगला क्वेश्चन है, करा है
एक घर में प्रतिदिन 400 वाट के एक रेफ्रिजरेटर का 4 घंटे तक, 100 वाट के 2 पंखों का 12 घंटों तक, 100 वाट के 8 बल्बों का 5 घंटे तक उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि घर में जून के महीने में व्यय होने वाले कुल व्यय विद्युत ऊर्जा का 3 रुपया प्रति यूनिट की दर से कुल खर्च बताना है। 1 यूनिट का दाम है 3 रुपया, तो कुल कितना खर्चा आएगा। पहले पूरा यूनिट निकाल लीजिए, 3 से गुणा कर दीजिए, खत्म कहानी। रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर के लिए आप निकालेंगे तो 400 वाट का है, तो ये होता है फॉर्मूला। यूनिटों की संख्या बराबर एक एक के लिए मैं निकालूंगा। 400 वाट रेफ्रिजरेटर के लिए हो जाएगा, गुणे में 4 घंटे तक चला है, ठीक है। और कितने दिनों तक? जून का महीना 30 का होता है, तो 30 दिनों तक बटे में 1000 प्लस। अगला है 80 वाट का 2 पंखा है, तो 80 है वाट का 2 पंखा है, ठीक है। 12 घंटे तक जलता है ये। कितने दिनों तक? 30 दिनों तक। जून का महीना 30 दिन बटे में 1000 प्लस, ठीक है। 4 कितना है? 100 वाट का है, 100 वाट गुणे में 8 बल्ब जलता है। कै घंटा भाई? 5 घंटे तक जलता है। और गुणे में किसका महीना है? 30 का महीना है, तो 30 से गुणा कर दीजिए बटे में 1000, ठीक है। कुल यूनिट निकल जाएगा। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, 3 जीरो से 3 जीरो निपट जाएगा, एकदम निकलेगा। 4 चौका 16, 16 तिया 48, 48 वाट ये हो गया। चलिए ठीक, यहाँ पे 3 जीरो निपटेगा, 2 जीरो ये है, तो 2 जीरो खत्म। अब क्या होगा भाई? अब वही होगा जो चाहते हैं आप। गुणा करिए, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 गुणे 12, ठीक है। 16 तिया 48, देखिए 4 दूना 8, 8 तरीके सॉरी 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 में 12 से गुणा करना है, तो 12 अट्ठे 96 और 12 चौका 48, ठीक है। 96 में हासिल 9 बचा है, 12, ठीक है। और 12 चौका 48 और 9, ठीक है। 48 49 50 और 7 57, ठीक है, 57। 10 से भाग करेंगे तो 10 यहाँ पे जरूर आएगा। सही है, एकदम सही है। यहां देखिए 3 जीरो से 3 जीरो निपट जाएगा, तो गुणा करिए, 8 पच्चे 40 और 4 40 हुआ ना, और 4 तिहाई 12, 120, 120। आइए भाई कितना यूनिट हो गया टोटल खर्चा? 0.6 बगल में 0.7, ठीक है। देखिए 0.7 और 8, 8 7 15, 5 हासिल 1, ठीक है। दूसरा 2, 5 2 7, 7 4 11, ठीक है। और 11 1 12 हासिल 1, और 1 और 1 कितना हुआ? 2। बोलो भाई 225.6। बात समझ में आई है? बात समझ में आई है? इतने यूनिट खर्चा हो रहा है और 1 यूनिट का दाम है 3 रुपया, तो कुल कितना मूल खर्चा लगेगा? कुल खर्च कितना आएगा भाई? कुल खर्चा कितना आएगा? 1 यूनिट के दाम से गुणा कर दीजिए। टोटल इतना यूनिट खर्चा हो रहा है कितना? 2 तो 5.6। 1 यूनिट का दाम है 3 रुपया, तो 3 से गुणा, इतना रुपया खर्चा हो जाएगा। कितना खर्चा हुआ भाई? 3 वट, ठीक है। 3 छक्के 18, 3 पचे 15 1 16, 3 दूना 6 1 7 और 3 दूना 6। इतना रुपया खर्चा हुआ। कितना हुआ? 676.8 रुपया खर्चा हुआ। सही है। आगे हम बात करेंगे अगला है, और ये स्लाइड आपके पास 1 का डिफाइन करना है, सिर्फ 1 का डिफाइन करना है, ठीक है। और लास्ट स्लाइड है, ये देखते हैं। पहला कह रहा है कि 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। 1 एम्पियर, ठीक है।
तो 1 एम्पियर क्या होता है, Q बराबर आई टी। तो I बराबर यहां से Q बाई टी। तो 1 एम्पियर चाहिए, 1 एम्पियर चाहिए, ठीक है, 1 एम्पियर चाहिए। तो Q का मान कितना हो जाए, 1 कूलाम हो जाए, और T का मान 1 सेकेंड हो जाए। 1 सेकेंड हो जाए तो ये 1 एम्पियर हो जाएगी। तो यदि किसी चालक तार में 1 सेकेंड में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो तो उस चालक तार में 1 एम्पियर की धारा बहती है। क्या लिखेंगे, यदि किसी चालक तार में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक तार में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। 1 एम्पियर कहलाती है। आइए 1 वोल्ट की परिभाषा दीजिए, ठीक है। तो V बराबर होता है W बाई क्यू। W बाई क्यू, 1 वोल्ट चाहिए, यहाँ पे 1 वोल्ट चाहिए, तो यहाँ पे W का मान कितना हो जाएगा, 1 कूलाम हो जाए, 1 जूल हो जाएगा, और ये Q का मान 1 कूलाम हो जाएगा। तो यदि किसी, ठीक है, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हैं तो 1 कूलाम आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में 1 जूल खर्च करना पड़ता है, तो उन दोनों बिंदुओं का विद्युत विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। यदि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आप 1 कूलाम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, आपको 1 जूल कार्य करना पड़ता है, 1 कूलाम आवेश को ले जाने में यहां से यहां तक 1 जूल कार्य करना पड़ता हो, तो इन दोनों बिंदुओं का विद्युत विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है, 1 वोल्ट कहलाता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलाम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो इन दोनों बिंदुओं का विद्युत विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। राइट, 1 ओम की परिभाषा देते हैं। V बराबर होता है क्या, आई आर। ठीक है, तो यहां से R बराबर हो जाएगा V अपान आई इक्वल टू में R। 1 ओम की परिभाषा, इसको 1 ओम लाना है तो यहां पे क्या हो जाएगा, V की वैल्यू 1 वोल्ट होगी और I का मतलब 1 एम्पियर होगा। तो यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा 1 वोल्ट, ठीक है, 1 वोल्ट के लिए प्रवाहित होती है, तो इन बिंदुओं के ठीक है, इस चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वह होगा 1 ओम। 1 ओम होगा, 1 ओम होगा। ठीक है, यदि किसी चालक तार के सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट हो और इस चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो इन चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर 1 का पूछे आपसे डिफाइन करने के लिए तो आप उसको 1 बना लीजिए और आराम से वहां से डिफाइन कर लीजिए। ठीक है, ये पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त होता है। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, ठीक है, और आप भी लगे रहिए, लगन से मेहनत करिए और लाइए 95 से एबव। ठीक है, मुंह तोड़ जवाब। बात समझ में आ रही है, और दिखाइए कि हाँ हमारे भी नंबर ऐसे छपते हैं। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आने वाला नहीं है एकदम। अभी तक मैं आपको 4 चैप्टर 1, 2, 3, 4 केमिस्ट्री का 4 लेसन 1 शॉट में दिया हूं, और फिजिक्स का ये दूसरा लेक्चर आपका लेक्चर है। पहला मैं प्रकाश का दिया, दूसरा विद्युत का है। ठीक है, अगले दिन मैं जस्ट लेकर आऊंगा अगला लेक्चर। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।